तो कैसे है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस सर्च में। यहाँ पर हम डिफेंस से जुड़ी सारी खबरों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने राफेल में लगने वाले प्राय सभी प्रकार के बमों और मिसाइलों के बारे में चर्चा कर लेती हैं। तो चलिए बात करते हैं आज राफेल विमान के बारे में। ये जो राफेल विमान है, इसे सबसे पहले मार्शल डसॉल्ट ने डिज़ाइन किया था 1950 और इसका पहला प्रोटोटाइप 1986 में सामने आया। और इसे जब फ्रांस के सरकार को दिखाया गया तब उन्होंने इसे ऑफिशियल अप्रूवल दे दिया 1987 में। फिर इस पर काम शुरू हुआ और फिर इसे 2004 में फ्रांस की नेवी में और 2006 में फ्रांस के एयरफोर्स में शामिल किया गया। इस विमान का पूरा डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया गया जिसका नाम है कात्या सॉफ्टवेयर। इसमें छोटी सी छोटी चीज़ों को भी सॉफ्टवेयर पर ही बनाकर उसका प्रयोग करके उसके बाद इसे फाइनल डिज़ाइन में लाया गया। आप समझ सकते हैं किसी भी चीज़ को सॉफ्टवेयर पर बनाना कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब वो बन जाता है काफ़ी बेहतर हो जाता है। ये जो फाइटर जेट है इसे हम ओमनी रोल फाइटर जेट कहते हैं। आप कहेंगे कि ओमनी रोल फाइटर जेट क्या है? हम लोगों ने तो मल्टी रोल सुना था। मल्टी रोल होता है, उसमें भी वो कई तरह के मिशनों को एक साथ अंजाम दे सकता है। और ओमनी रोल जो मल्टी रोल से और कुछ ज़्यादा मिशनों का अंजाम दे सके उसे हम लोग ओमनी रोल कहते हैं। ये जो राफेल विमान है ये ओमनी रोल है, जो काम मल्टी रोल कर सकता है उससे 1-2 कदम आगे काम ये आसानी से कर सकता है। जैसे आता है एयर सुपरिटी, बॉम्बिंग, स्ट्रैटेजिक बॉम्बिंग, मिसाइल फायरिंग, स्ट्राइक फाइटर, न्यूक्लियर, नेवल ऑपरेशन, इतने सारे ऑपरेशनों को ये एक साथ अंजाम दे सकता है। अगर हम इस विमान के वर्जन की बात करें तो इसमें 3 वर्जन आते हैं। पहला आता है राफेल बी जो 2 सीटर होता है और यह ट्रेनर विमान है। दूसरा आता है राफेल सी जो सिंगल सीटर है, जो हम लोग फ्रांस से खरीदे हैं और ये ओमनी रोल फाइटर जेट है, यह एयरफोर्स के लिए है। और तीसरा जो है वो है राफेल एम जो नेवी के लिए है। राफेल सी और राफेल एम में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। राफेल सी की अपेक्षा राफेल एम में उसका लैंडिंग गियर बहुत मजबूत कर दिया गया। उसको इस तरह बनाया गया कि वो शॉर्ट रनवे पर भी अपना पेलोड लेकर बढ़िया से टेकअप कर सकें और नेवल मिशनों को बढ़िया से अंजाम दे सकें। अगर हम इस विमान के टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो इसमें कई प्रकार के टेक्नोलॉजी दिए गए हैं, जिसमें एक पहला है मल्टी डायरेक्शनल रडार। ये जो रडार है ये एक साथ 100 किलोमीटर के अंदर 40 टारगेट को लॉक कर सकता है, उसे डिटेक्ट कर सकता है, उसे पहचान कर पायलट को बताता है कि आपके आसपास 40 टारगेट हैं, वो चाहे ड्रोन हो या फाइटर प्लेन हो या ग्राउंड बेस कोई भी टारगेट हो, वो एक साथ 100 किलोमीटर के अंदर 40 टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है। आप समझ सकते हैं कि इसका रडार कितना बढ़िया है। ये जो प्लेन का रडार होता है ये सामने लगा रहता है, जो त्रिकोना आप लोग देख रहे हैं, मतलब एक सुई की तरह निकला होता है, उसके आगे लगा रहता है ये रडार। और इस रडार की और एक ख़ास बात यह है कि ये दूसरे राफेल विमान से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। मान लीजिए कि कोई विमान एक जगह है और उससे कोई टारगेट 102, 3, 1 कुछ किलोमीटर मतलब उसके रेडियस के बाहर है, तो क्या करेगा, दूसरे अगर राफेल विमान में अगर वो टारगेट को लॉक किया हुआ है तो ये भी उसके ज़रिए 100 किलोमीटर से आगे के टारगेट को देख सकता है। और भले हिट ना कर सके लेकिन उससे ये सतर्क हो जाएगा कि देखो आगे भी दुश्मन है। इसके बाद इसके टेक्नोलॉजी में आता है पैसिव सेंसर। ये जो सेंसर एक टेलीस्कोप की तरह काम करता है। मान लीजिए कि हम लोग तो रडार के माध्यम से कई सारे टारगेट को लॉक कर लिए, लेकिन लॉक कर लिए तो रडार को पता है कि हमने 40 टारगेटों को एक साथ देख लिए, लेकिन वो पायलट को कैसे पता चलेगा? उसके लिए पायलट के सामने एक डिस्प्ले लगा रहता है और उस डिस्प्ले पर ये पैसिव सेंसर ऑप्टिकल इमेज बनाकर उस डिस्प्ले पर दिखाता है। जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि लाल लाल पॉइंट पर उस डिस्प्ले पर दिखा रहा है कि यहाँ पर ये टारगेट है, बाएं हैं, दाएं हैं, आगे है, पीछे है, ये सब उसको दिखाता है। अगर हम इसके आगे के टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो है रिकॉग्नाइजेशन पॉड। रिकॉग्नाइजेशन पॉड एक टॉन मैसिव डिजिटल कैमरा है। मतलब सिंपल भाषा में समझिए एक बहुत ही बेहतर कैमरा है, क्योंकि फाइटर जेट जब 1 मैक 2 मैक 3 मैक की स्पीड पर उड़ेगा तब नीचे के चीज़ों को देख पाना बहुत मुश्किल होगा। आप पास से भी उड़ कर जाइएगा तब भी आपको नीचे की चीज़ें साफ साफ नहीं दिखाई देगी। ऊपर से भी जाएगा तो आपकी निगाहें उतनी थोड़ी, चील की निगाहें थोड़ी है कि आप
10-20 किलोमीटर ऊपर से ही देख लीजिएगा कि कहाँ पर टारगेट है। उसके लिए ये नीचे कैमरा दिया गया रहता है ताकि नीचे के टारगेट को आप बढ़िया से देख सकें। आप समझ सकते हैं कैमरा कितना बढ़िया है कि उतना तेज़ चलते हुए विमान से भी ये उस चीज़ पर बढ़िया से फोकस करके उस फोटो को पायलट को दिखाता है, ताकि पायलट समझ जाए कि हाँ यहाँ पर हमारे दुश्मन का कोई टारगेट है, चाहे वो रडार हो, टैंक हो, कोई ठिकाना ही हो जिसे उड़ाना हो, काफ़ी चीज़ है। अगर हम इसके आगे के टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो इसके आगे में आता है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा जो है वो विमान के पीछे जहाँ पर इंजन लगा रहता है ठीक उसके ऊपर रहता है। ये स्पेक्ट्रा दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है, ये डिकॉय सिग्नल छोड़ता है और कोई भी मिसाइल अगर उस विमान की ओर फायरिंग की जा रही है तो ये वार्निंग देता है कि हाँ भाई तुम्हें किसी ने लॉक कर दिया, तुम्हारे पीछे मिसाइल छोड़ दिया है, तुम इससे बचो। अगर इस स्पेक्ट्रा का और एक काम भी है कि अगर किसी ने आपको लॉक करके मिसाइल छोड़ दिया है तो उसमें से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ता है, क्योंकि जो मिसाइल जनरली हिट की जाती है लॉक करके वो हीट सीकिंग मिसाइल होती हैं। क्योंकि हीट सीकिंग मिसाइल का मतलब हो गया कि ऊष्मा को देखते हुए किसी टारगेट को हिट करना। मतलब इंजन जो जब चलता है तो उसके पीछे से तो गर्मी निकलती है और ये गर्मी का अनुसरण करते हुए जाके किसी भी टारगेट को हिट करता है, वही होता है हीट सीकिंग मिसाइल। तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ता है, वो भी हीट पैदा करती हैं। तो जब मिसाइल इस विमान के पास आता है, क्योंकि जनरली मिसाइल पीछे से ही आएगी, आगे से तो कोई मिसाइल टारगेट करेगा नहीं, और जनरली ऐसे युद्ध में कुछ भी हो सकता है। जब मान लीजिए कि पीछे से कोई मिसाइल आ रहा है, हमने क्या किया, स्पेक्ट्रा से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ दिया तो मिसाइल आकर घबरा जाएगा, क्योंकि उसे बहुत सारे हीट 10 दिशाओं से मिलेगा और ये कन्फ्यूज हो जाएगा कि मुझे टारगेट किसको बनाना है। तो पता चला कि स्पेक्ट्रा में से किसी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को जाकर इसी ने हिट कर दिया और मिसाइल उसका बर्बाद हो गया। ये स्पेक्ट्रा किसी भी विमान के सेफ्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आप इसे किसी विमान का रक्षक कह सकते हैं। अगर हम इसके आगे के टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो उसमें आता है लेज़र टारगेटिंग पॉड। लेज़र टारगेटिंग पॉड वो होता है कि मान लीजिए कि स्पीड में जब विमान उड़ रही है तो ग्राउंड बेस्ड जो भी टारगेट है उसे हिट करने के लिए ये लेज़र का उपयोग करता है, क्योंकि जो भी लेज़र गाइडेड बॉम्ब है वो लेज़र के माध्यम से चलती है, लेज़र जहाँ पड़ेगा वो वहीं पर जाके हिट करेगी। तो राफेल जो भी लेज़र गाइडेड बॉम्ब लेकर उड़ेगा और उससे टारगेट को हिट करेगा, तो ये जो लेज़र टारगेटिंग पॉड है इससे लेज़र निकलकर उस टारगेट पर पड़ेगा और उसी को देखते हुए ये जो मिसाइल है जाकर उस टारगेट को हिट करती है। अगर इसके आगे के विशेषताओं के बारे में बात कर रहे थे, उसमें एक गिया गन भी दिया रहता है जो 1 मिनट में 3000 राउंड गोली फायर करती है। समझिए कि कितना तेज़ गोली फायर करती है। अगर ये किसी ग्राउंड पर फायर करने लगे ना, तो कोई आतंकवादी अगर घर में छुपा हुआ हो तो उतने हाइट से फायर करने के कारण वो दीवार को भी छेद कर उस टारगेट को हिट कर सकता है। ये बड़े बड़े इस गोली से मार तो बड़े बड़े बंकर भी शायद वो गिर जाए, गिरेंगे तो नहीं लेकिन उसमें बहुत सारे हानि होगा। चाहे ऊपर से टैंक वैंक पर भी हमला करो तो काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। और ये गन डॉग फाइट में भी काफ़ी मदद करता है। ये जो विमान है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इस चीज़ से समझ सकते हैं कि अगर इसके जितने भी तार हैं इस विमान में, अगर उसको निकाल कर हम लोग लंबा सीधा कर देना तो 25 किलोमीटर की वायरिंग हो जाएगी। अब समझिए कि इसमें कितना कॉम्प्लिकेटेड वायरिंग होती है। और एक विमान को बनाने में 2 साल और 7000 लेबर लगते हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं कि 36 ही विमान आ रहा है, 4 साल 5 साल क्यों लग गया। इसलिए लेट लग रहा है क्योंकि इस विमान में कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी के कारण इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है और ज़्यादा मेहनत भी लग रहा है। इस विमान में 2000 लीटर का एक्सटर्नल ड्रॉप फ्यूल टैंक लगा रहता है। एक्सटर्नल फ्यूल टैंक का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि विमान तो ये एक तो हथियार ले जाएंगे और साइज में उतने बड़े होते नहीं हैं और ये फ्यूल तो काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। तो दूर के मिशन के लिए पता चला कि चले तो गए, आने के लिए तेल ही नहीं बचा, तो उसके लिए ये बाहर के ड्रॉप फ्यूल टैंक दिए जाते हैं। इसमें फ्यूल रहता है, जब ये लोग मिशन पर निकलते हैं तो इसको लेकर निकलते हैं, इसमें फ्यूल भरा है। इसी से जितना चलता है काम चले, मान ली कि जाना होगा आराम से पहुंच गए। जब डॉग फाइट चाहे दूसरे मिशन को हम जान देना हुआ, स्पीड बढ़ाना हो, तो क्या करेंगे कि अगर ज़रूरत नहीं है ज़्यादा फ्यूल के तो क्या करेंगे, टैंक को ये लोग गिरा देंगे। अगर इसमें फ्यूल रख कर आप टैंक को भी गिराएगा ना तो काफ़ी तबाही, एक बॉम्ब के बराबर काम करता है। इसकी और एक खासियत है, इसमें
कंट्रोलेड कैनन लगा रहता है। जितने भी आप लोग देख रहे होंगे कि जो स्टील्थ फाइटर जेट आ रही हैं उसमें भी ये कंप्यूटर कंट्रोलेड कैनन लगा रहता है। कैनन होता है कि विमान के मतलब जहाँ पर पायलट रहता है उसके जस्ट पीछे छोटा सा आपको विंग दिखेगा दोनों तरफ। वो जो विंग है ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड होता है। ये विमान को हवा में बने रहने के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है, सही से उड़ने में काफ़ी मददगार होता है। ये तो सबसे ज़्यादा मददगार होता है जब नेवल बेसिस जो जेट हैं, फाइटर जेट हैं, उन पर एक काफ़ी मदद करता है, क्योंकि ये ऐसे मुड़ जाता है। जब ये लैंड करेंगे तो क्या करेगा, हवा को रोकेगा। हवा को रोकने के कारण इनका स्पीड काफ़ी कम हो जाएगा और ये आसानी से लैंड करते हैं। ये जो फाइटर जेट है इसकी खाली अवस्था में वेट 10 टन के करीब होता है, लेकिन जब ये लोडेड होता है तब इसका वेट 24.5 से 25 टन हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि ये अपने भार से 1.5 गुना ज़्यादा पेलोड लेकर, और पेलोड में फ्यूल टैंक, हथियार, ये सभी आते हैं, इन चीज़ों को लेकर उड़ सकता है। ये दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि कोई विमान अपने वेट से इतना ज़्यादा वेट लेकर उड़े। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका इंजन कितना पावरफुल है। इसके इंजन का अगर बात करें तो इसके इंजन में बहुत सारे खासियत है। अगर इसके इंजन को हम लोग बदलना होगा ना तो हम लोग 1 घंटे में इसके इंजन को बदल सकते हैं। फार्मूला 1 रेसर कार में भी जो उनके भी इंजन को बदलने में इससे ज़्यादा टाइम लगता है। और इस विमान में कहीं भी खराबी होती है ना तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके बता देता है कि मेरे इस जगह पर खराबी है, आप ठीक करो। कहीं इंटरनल खराबी हो चाहे एक्सटर्नल खराबी हो, ये सब कुछ बता देता है, क्योंकि ये फुल्ली सॉफ्टवेयर पर निर्धारित है। अगर हम इसकी वेपन्स की बात करें तो जिसमें आता है माइका AA मिसाइल जिसकी रेंज 50 किलोमीटर है। उसके बाद आता है मीटियोर मिसाइल जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। मीटियोर जो मिसाइल है ये VBR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी हवा से हवा करने में मार करने वाली दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल है। इसके बारे में हमने आपके वीडियो में पहले बता दिया है। उसके बाद है स्कल्प क्रूज मिसाइल। ये जो मिसाइल है ये चाइना के जो S-300 400 है उसके लिए काली समझिए। उसके बाद इसमें लेज़र या GPS गाइडेड बॉम्ब भी फिट किया जा सकता है, और ये एक्सेप्ट एंटी शिप मिसाइल भी कैरी कर सकता है जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है। अगर हम लोग को ज़रूरत पड़े, अगर चाइना आ रहा है कहीं चेन्नई इधर, अगर कहीं पर भी मतलब हमारे समुद्री इलाका में कहीं पर घुस गया, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है तो हम लोग राफेल को भी भेज सकते हैं। ये कोई भी एक एंटी शिप मिसाइल लेकर उड़ जाएगा, सारे चाइनीज़ डिस्ट्रॉयरों को, फ्रिगेट को या उनके एयरक्राफ्ट जो कैरियर होते हैं उनको उड़ाकर आसानी से चलाएगा। अब समझिए कि ये कितने सारे हथियार को, मिशनों को एक साथ अंजाम दे सकते हैं, इसलिए इसे ओमनी रूल फाइटर जेट कहा गया है। इसके अगर हम नियरेस्ट कॉम्पिटिटर की बात करें तो उसमें आता है यूरोपियन यूनियन का यूरो फाइटर, लेकिन वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड नहीं कर सकता, लेकिन ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर सकता है। इसको 450 मीटर के रनवे पर यह आसानी से लैंड कर सकता है और टेकअप कर सकता है। और ये भले ही वो राफेल से थोड़ा तेज़ उड़ता हो, लेकिन इसके जैसा ओमनी रोल उसे हम नहीं कर सकते, उसमें भी थोड़ा सा कमी है। जब हम लोगों को चूज़ करना था राफेल या यूरो फाइटर में तो भारत सरकार ने राफेल को माना था। अब आप लोग कह रहे होंगे कि राफेल का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। हाँ, इसका तो कॉस्ट 68 मिलियन एक का पड़ रहा है, जबकि हम लोग वहीं पर MiG-35, सुखोई 35 या अगर हम लोग अमेरिका का F-16 ले तो वो $20 मिलियन में हो जाता है। MiG-35, सुखोई 35 ये $40 मिलियन में आता है। तो समझ सकते हैं इससे $30 मिलियन ज़्यादा पैसे हम लोग को पे करना पड़ रहा है। लेकिन जो डसल्ट एविएशन कंपनी है उसका जो राफेल बनाती है उसका कहना है कि इसका जो सेल्फ लाइफ है 75 साल के है। अब हम लोग मान भी सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग फ्रांस का दिया हुआ मिराज 2000 यूज़ कर रहे हैं वो भी काफ़ी बेहतर तरीके से हम लोग को सेवा प्रदान कर रही है। उसमें भी मेंटेनेंस का खर्चा उतना नहीं है, जबकि हम लोग सुखोई 35 को देखिएगा, चाहे सुखोई 30 MKI को, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी रहता है। आपको हमेशा या कभी इंजन कभी कुछ ना कुछ बदलना ही पड़ता है। लेकिन वही मिराज 2000 के देखिए, जब से आया एकदम बिंदास काम कर रहा है। आप लोगों ने अखबारों में न्यूज़ों में काफ़ी बार सुना होगा कि राफेल घोटाला, मोदी जी ने राफेल घोटाला किया है। अब सच्चाई क्या है तो हम बता नहीं सकते हैं। इस चीज़ को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक बार केस दर्ज हुआ है, क्योंकि फ्रांस के वहीं के अखबार ने किया है कि फ्रांस के सौदे के लिए फ्रांस के जो डसल्ट एविएशन कंपनी है वो भारतीय बिचौलियों को पैसा दी थी कि आप इस सौदे को पक्का कराइए, क्योंकि एक
राफेल का कॉस्ट 68 मिलियन पड़ रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा होता है। कांग्रेस सरकार का कहना था कि हम लोग इससे पहले राफेल का 100 से ज़्यादा राफेल के सौदा किए थे तो उसमें कॉस्ट कम था, अब 36 ही ला रहे हैं लेकिन कॉस्ट इतना बढ़ा दिए हैं। तो देखिए आगे इस पर क्या होता है, जैसे कुछ आएगा हम आपको अपडेट दे देंगे। जय हिंद, जय भारत।